राइट। सो पहले तो एक चीज़ ये देख लें, आप लोगों को जो असाइनमेंट दी थी डेडलाइन उसकी गुजर गई है। तो दो तीन चीज़ें हैं उसके अंदर। वैसे तो कोड को सिर्फ रन करना था, थ्रेड्स एग्जीक्यूट करने थे, ठीक है। जिसने कहीं पे थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन वगैरह उसको कुछ ज़बरदस्ती उसने कुछ करने की कोशिश की, एक आध मार्क वहाँ पे डिडक्ट होगा। इस असाइनमेंट में तो ज़्यादा कुछ नहीं था। सिर्फ एक चीज़ थी जो कि ज़रूरी है, वो आखिरी सवाल में लिखा हुआ था कि यू हैव टू डू यूज़र टाइम, ठीक है जी। और इटैलिक करके लिखा हुआ था, तो लोग तो सामने बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूज़र टाइम इटैलिक करके लिखा इसी वजह से हुआ था कि इट्स अ टेक्निकल टर्म, इस वजह से इटैलिक में होती है, एम्फोसिस उसके ऊपर था, विच मीन्स यू हैव टू यूज़ द टाइम कमांड, ठीक है जी। सो अगर आपने हवा में मारा है ना कि इट टेक्स 1 सेकेंड, ठीक है, तो दैट्स नॉट हाउ यू अप्रोच इट। पहली असाइनमेंट में इसीलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर दिया था कि नाउ यू हैव टू यूज़ दैट स्किल इवन इफ आई डोंट मेंशन द कमांड ओवर हियर। सो इफ़ यू डू इट लाइक दैट दैट्स स्टिल फाइन, बट इसीलिए मैंने इस दफ़ा असाइनमेंट में लिखा था कि हाउ मच टाइम डज इट रफली टेक्स। वो रफली का लफ्ज़ इसी वजह से था कि यू डोंट हैव टू डू अ थॉरो एक्सपेरिमेंट ऑन इट, बट एटलीस्ट यू शुड यूज़ द टाइम कमांड। That's more than what I asked for, but that's fine. So, but you still have to use the time command. Bonus marks वो कहते हैं इतना मार्क्स मिल जाए बड़ी बात होगी। अच्छा आराम से बैठे, अभी मैं कोई कीड़ा निकालूंगा उसके अंदर की ये चीज़ नहीं थी, फिर कहेंगे कि नंबर काटा नहीं। ओके, सो सो दैट्स वन थिंग। सर वो बी पार्ट की एक्सप्लेनेशन थी, सी पार्ट का इसका ये डी पार्ट आंसर था ना, यूजर टाइम। हाँ, इससे बिल्कुल पिछले वाला जो था कि हाउ मच मोर टाइम शुड इट टेक। एरर कितना है? एरर सर, एरर यस, सो एरर, जस्ट शो मी द एरर, जस्ट शो मी वन एरर। लेकिन आपने ये पूछा था कि हाउ लार्ज इट इज, तो उसका क्या मतलब वो कैसे? सर वो नम लॉग की वैल्यू मैंने थोड़ी आगे पीछे करके देखी, तो वो जितना कम करें तो एरर कम होता है। राइट, सो यस, सो असाइनमेंट जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को पिछली दो असाइनमेंट्स में इतना ज़्यादा तंग कर दिया कि अब आप लोग कह रहे हैं कि शायद ये मांग रहे हो, शायद ये मांग रहे हो। अल्फाज को पहले भी एक बंदा मेरे पास आया तो उनको मैंने बताया कि मेरे अल्फाज जो हैं आप लोग तो सोचे समझे बगैर लिखते हैं, और टीचर्स को भी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कम अज़ कम अल्फाज सोच के लेता हूँ। असाइनमेंट में लफ्ज़ लिखा हुआ है हाउ मच टाइम डज इट रफली टेक्स, ठीक है जी। टेक, टेक्स, टेक, टेक, डज, टेक, सो हाउ मच टाइम डज इट रफली टेक, ठीक है जी। तो रफली, जब रफली का लफ्ज़ लिख दिया इसका मतलब है यू डोंट हैव टू डू अ थॉरो एक्सपेरिमेंट। इस तरीके से ऊपर आपको कहा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस टू डू, तो अब एक्सपेक्ट में देर आर टू आंसर्स, बोथ आर इक्वली वैलिड। वन इज इट शुड प्रोड्यूस 1 मिलियन था कि जितना भी था, सो 1 मिलियन इंटू 2 थ्रेड्स इज 2 मिलियन, सो दैट इज वॉट आई थॉट वुड बी द आंसर। लेकिन मैंने कुछ असाइनमेंट्स वगैरह देखी हैं, if you understand code then you expect it to produce an incorrect result because there are no locks. So if you say that it's producing incorrect results, that's also fine. समझ आ गई बात? सो बोथ आर इक्वली फाइन। मेरे जहन में एक सवाल था, एक जवाब था, आपने अगर दूसरा जवाब किया दैट्स फाइन, लेकिन इशू ये है कि यू हैव टू बैक इट अप विद सम लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये 2 मिलियन इस वजह से आना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो है प्रोसेस को हम एक दफ़ा रन करते हैं और फिर दूसरी दफ़ा रन करते हैं और मेमोरी शेयर होती है, सो दैट डजंट मेक लॉजिकल सेंस इवन दो द एक्चुअल आंसर इज राइट, ठीक है। प्लस असाइनमेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन लेवल यू हैव टू जज कि कितना कॉम्प्लिकेटेड आपसे सवाल पूछा जा रहा है। जितना पूछा जा रहा है उससे अगर आगे जाएंगे तो भी गलत करेंगे, उससे कम करेंगे तो भी गलत करेंगे। आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर पुटिंग इन द थॉट इनटू दिस, लेकिन हमेशा थॉट डालनी भी ज़रूरी नहीं होती, इसका लिहाजा चिल गुजारा करें थोड़ा सा। हर असाइनमेंट में इस तरह नहीं होता। अगली असाइनमेंट मैं ओपन कर दूंगा, इट्स अ स्मॉल असाइनमेंट, इट्स लाइक 3 लाइन्स ऑफ कोड, सो छोटी होगी असाइनमेंट, पहले से बता रहा हूँ। ओके, सो हम लोगों ने जी कोई असाइनमेंट से मुताल्लिक कोई बात है तो ठीक है, वरना तो उसका जो पहले वाला था कि कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो टाइम नहीं था, वैल्यू क्या आनी चाहिए। टाइम नहीं काउंट। जी जी जी, तो जो उसमें थ्रेड जीरो की टाइम आ रही है। टाइम पूछा किसने? टाइम की बात नहीं कर, काउंटर वैल्यू। काउंटर वैल्यू। हाँ, वो उसके बाद ये था ना कि व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू, एक तो है कि शुड बी क्या आनी चाहिए और एक एक्चुअल में क्या है। जी जी, सवाल क्या है? तो सवाल मेरा ये है ना कि मतलब एक थ्रेड का टाइम आ रहा है, दूसरे थ्रेड का टाइम नहीं। एक तो टाइम मत बोले ना, फिर टाइम बोले। सॉरी काउंटर की वैल्यू। काउंटर की वैल्यू मैंने एक थ्रेड क्या है दूसरी
एक की नहीं आ रही थी दोनों की मिक्स करके आ रही थी. इट्स एसेंशियली गार्बेज. इट्स गार्बेज, ठीक हो गया, सही. लेकिन जब आखिर में जब काउंटर की जो फाइनल काउंटर की वैल्यू थी ना, वो जब शो कर रही थी वो एक थ्रेड की वैल्यू. एक थ्रेड की नहीं शो कर रहे. दोबारा रन करके देखें. इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड. तो नहीं, थोड़ा उसने किया, थोड़ा उसने किया. एग्जैक्टली वो हो गया. एग्जैक्टली. यस सर, वो सेकंड ट्रेड जो था ना सर, नहीं वो क्यों आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी कि दोनों के मिक्स हो रहे हैं ना काउंटर्स, दोनों Right. शिफ्ट वेरिएबल को एक राइट. साथ सो यूज कर रहे हैं ना. मैं आप लोगों की असाइनमेंट देख किस की आ रही थी. एक जैसी आ रही थी. आपकी आ रही थी, आपकी भी आ रही, आपकी भी आ रही, आपकी भी आ रही. ये तो बहुत सारे लोग की आ रही. ठीक है. तो आई सर I'll look at the screenshots. सबर सबर. मेरा दिमाग फिलहाल नहीं मान रहा ना, तो मैं अभी कुछ किसके ऊपर कमेंट नहीं करूँ. हाँ 20 मिलियन वो बात नहीं हो रही. चुप सबर. मुझे एक आध बंदे ने कहा है बनी ने कि मेरा जीरो आया. वो मेरे सामने लैपटॉप ले गया सर, ये मेरा जीरो आ रहा है. तो आई वाज लुकिंग एट इट और मैंने कहा ये इसका जीरो किस तरह आ रहा है. बट देन शी सेड हरसेल्फ कि मैं इसको वर्चुअल मशीन में रन कर रही हूँ. सो probably I'm not sure कि जीरो क्यों आ रहा है, बट probably because it's in the virtual machine, तो वो उसको पैरेललाइज सिरे से कर ही नहीं रहा. उसने एक थ्रेड पूरा रन किया, फिर उसके बाद दूसरे थ्रेड की बारी आई है. सो दैट्स पॉसिबल. सर इसका मोस्टली ही जीरो आ रहा है, बार-बार रन करते बट अगेन इट्स इन अ वर्चुअल मशीन, सो यू हैव टू रिमूव दैट वेरिएबल. ठीक है. ये आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, फिटे मुंह किस्म की साइंस पढ़ाते हैं हमारे यहाँ सब जगह पे, पूरी दुनिया में ही. लेकिन साइंस का तरीकाकार ये है कि इफ़ यू कम अप विद एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, देन यू आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड देन यू पुट इट एज द कंट्रोल वेरिएबल. कंट्रोल वेरिएबल जानते हैं साइंस में क्या होता है? जानते हैं? पता करें कंट्रोल वेरिएबल क्या. सो कंट्रोल वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट यू वांट टू जज. ठीक है जी. कि इसकी वजह से तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. वो एक्जैक्टली द ऑपोजिट. लेकिन चलो आप ये देखना चाहते हैं कि इसकी वजह से तो मसला नहीं आ रहा. सो नाउ यू हैव टू ब्रिंग दैट सेम पीस ऑफ कोड टू अ मशीन दैट इज नॉट रनिंग in a virtual environment. ठीक है. एंड देन सी वेदर दैट सेम पीस ऑफ कोड प्रोड्यूसेस अ जीरो और नॉट. ठीक है जी. बिकॉज आई हैव अ हंच दैट इट्स बिकॉज ऑफ द वर्चुअल मशीन, बट आई एम नॉट श्योर. मेरे पास जब मैंने खुद ये रन किया था अपनी मशीन के ऊपर फॉर 1000 आइटरेशंस, देन इट प्रोड्यूसेस जीरो एरर बिकॉज इट वाज सो स्मॉल कि आपके पास उसको स्केड्यूलिंग में टाइम मिला, पूरा थ्रेड एक साथ रन होकर बाहर चला गया. ठीक है. आई कैन जस्टिफाई दैट. फिर मैंने उस वैल्यू को इतना इंक्रीज किया, जो आप लोगों को वैल्यू दी गई है वो इतनी बड़ी वैल्यू इसलिए दी गई है ताकि उसके बीच में प्रीएम्पशन आए. वो इतनी ज़्यादा दफ़ा लूप चल रहा है कि उसके अंदर दरमियान में प्रीएम्पशन आई है कहीं पे, और जब प्रीएम्पशन आई है तो हालात ख़राब हुए हैं. ठीक है. समझ रहे बात की. सो अगेन you shouldn't be getting a zero provided you are getting preemption in the code. ठीक है. anyway I'll look at it कि वो थ्रेड वाली मसला क्या है. हाँ लेकिन वो दूसरा वाला मसला भी ना आना चाहिए, एक ही नहीं आनी चाहिए वैल्यू. बट I'll look at it बाद में. अभी नहीं, अभी मेरा दिमाग उस पर नहीं काम कर रहा, मैं अभी यहाँ पे सोच रहा हूँ. ठीक है. ओके. सो हम लोगों ने शुरू से जो बात शुरू की थी, हम लोगों ने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाते किस तरीके से हैं, वो शुरू में क्या काम करता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है. उसके अंदर आपके पास जो एक ही चीज़ जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व करता है, 2000 प्रोसेसेस. फिर प्रोसेसेस के अंदर हमने देखा कि वी वांट टू अचीव पैरेललिज्म टू मेक द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल. ये शुरू से हमारे पास ये रहा, वी वांट टू कीप रिसोर्सेज एज बिजी एज पॉसिबल. आज हम इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी तफसील से. देन प्रोसेसेस को जब पैरालाइज किया तो देवर हैवी ड्यूटी, उसके ऊपर आपका लोड काफ़ी आता था, तो वी मेड देम लाइट वेट प्रोसेसेस, जिसकी वजह से थ्रेड्स आए. फिर थ्रेड्स के अंदर जब थ्रेड्स और प्रोसेसेस पैरेलल में रन होते हैं तो यू गेट सिंक्रोनाइजेशन इशूज़. उनको हमने रिजॉल्व किया लॉक्स के ज़रिए से, और फिलहाल हम इस जगह तक हैं कि नाउ वी हैव पैरेललिज्म, वी हैव थिंग्स रनिंग एट द सेम टाइम कंकरेंटली. और उस कंकरेंसी की वजह से जो मसाइल आते हैं उनको भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है. देयर आर प्रॉब्लम्स विद दैट बिकॉज यूर गोइंग इनटू अ वेट स्टेट, एंड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन सिंक्रोनाइजेशन इज वन दैट वी हैव स्किप्ड, एंड दैट इज आइडेंटिफाइंग वेयर द क्रिटिकल रीजन इज. क्रिटिकल रीजन जानते हैं कौन सा है जिसके अंदर रेस कंडीशन आ सकती है? वी हैव नॉट कवर्ड कि क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई. आपको इफ यू हैव लाइक 15 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड, उसमें से कौन सा पोर्शन जो है वो क्रिटिकल रीजन है. ठीक है जी. तो इस बात को इस वजह से छोड़ा क्योंकि इट कम्स विद एक्सपीरियंस. आपको बहुत एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ये जगह क्रिटिकल रीजन है, ये जगह क्रिटिकल रीजन है. एक उसूल आपको जनरल बताया था कि व्हेनेवर यू हैव टू थ्रेड्स विच आर राइटिंग ऑन अ शेयर्ड लोकेशन, वो क्रिटिकल रीजन होता है आपके पास. ठीक है. समझा की बात की. जिस जगह पे राइटिंग हो रही होती है वो आपके पास क्रिटिकल रीजन होता है, और फिर उसके आगे पीछे जो डिपेंडेंसी है उसको हमें खुद दे के जज करना पड़ता है कि भाई राइटिंग इस पे भी डिपेंड कर रही है, राइटिंग इस पे भी डिपेंड कर रही है, तो उसको फिर आप कहते हैं कि ये क्रिटिकल रीजन. इट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड इट्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल रीजन इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स. तो इस हमारे जो लास्ट असाइनमेंट इसमें काउंटर क्रिटिकल रीजन वो आप लोगों की अगली असाइनमेंट है. सो
असाइनमेंट में देख लें। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सवाल पूछा है फिर कहेंगे कि सर सवाल के जवाब में असाइनमेंट दे देते हैं। ये असाइनमेंट पहले से यही है कि दैट वाज वन असाइनमेंट टू सी द एरर एंड देन द नेक्स्ट असाइनमेंट इज फिक्स द एरर। तो फिक्स द एरर इज एसेंशियली इंट्रोड्यूसिंग द लॉग्स, ठीक है। So there you'll have to identify the critical region कहाँ पर है। So almost anything that you do, you can make the whole program a critical region, it still works, but then you lose parallelism. So you have to have a balance between parallelism and the size of the critical region. Okay, so वो assignment में देख लेंगे। So यहाँ तक जितनी भी हमने बात की ये सारी की सारी हमारी स्टोरी चल रही थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि there are some concepts which are essential but they don't fit into your story, ठीक है। सो हमारा जो अगला चैप्टर है वो हमारी स्टोरी का अगला पार्ट है। ये दरमियान में एक इंटरमिशन आ गया और दरमियान में ब्रेक में हम आपको एक आध बात और बताएंगे जो कि बीच में रह गई थी, ठीक है। सो इट डजंट फिट विद एनीथिंग बट इट डज फिट विद द कॉन्सेप्ट इन द सेंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्केड्यूलिंग। हम लोगों ने कहा था कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रोसेस बाद में रन होगा, उसकी तफसील से हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच वगैरह वो सारी बात हमने की थी। लेकिन वी डिड नॉट आइडेंटिफाई कि प्रोसेस को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा आपके पास। हमने कहा था किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हमने इस बात को छोड़ा हुआ था। Now we want to consider some of the options. आप किस क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसको देखते हैं थोड़ा सा। उसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ थोड़े से देख लें ताकि हम जो आगे अगेन जब इस टर्मिनोलॉजी को हम आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले टर्मिनोलॉजी को देख लें, फिर हम वापस इसकी तरफ आते हैं कि कौन से प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाएगा। सो दी ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज स्केड्यूलिंग, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। स्केड्यूलिंग में दो पोर्शन थे, प्रोसेस को सिलेक्ट करो कौन सा प्रोसेस है और फिर उसके बाद उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करो। तो जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट स्विच वाली बात थी वो हम तफसील से कर चुके हैं, ठीक है जी। अब ये वाली बात रहेगी कि किसको बारी देनी है, सिर्फ अब हमने वो फैसला करना है, ठीक हो गया। सो प्रोसेसेस आपके पास स्केड्यूलिंग के हिसाब से दो किस्म के होते हैं, ठीक है। दो मेजर कैटेगरीज होती हैं आपके पास। एक वो होता है जिसके अंदर आपके पास, इस लार्ज नंबर को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, यू हैव अ शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट इस बात को कहा जाता है कि अगर आपके प्रोसेस को सीपीयू हवाले कर दिया जाए, ठीक है, तो वो कितनी देर के बाद आयो करके सीपीयू को फारग छोड़ेगा। जब वो आयो करेगा सीपीयू फारग कर देगा ना, वो एसेंशियली यही कहेगा कि भाई मुझे और सीपीयू नहीं चाहिए। आयो करने का यही मतलब होता है। जब भी वो कोई रिसोर्स मांगेगा जिसकी वजह से वो वेट में जा सके, तो क्या होगा कि वो कह रहा है कि एसेंशियली मेरे से सीपीयू आप ले लें, ठीक है। इस इतने टाइम को कहा जाता है सीपीयू बर्स्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो एक प्रोसेस में मल्टीपल सीपीयू बर्स्ट आ सकते हैं, ठीक जी। सो यू गिव द टर्न टू अ प्रोसेस। प्रोसेस कितनी देर तक सीपीयू को अपने पास रखता है, इसको कहा जाता है सीपीयू बर्स्ट। और ये कितनी देर तक होगा, जब तक कि वो आयो ना कर दे। जैसे ही उसने आयो किया, एसेंशियली द प्रोसेस इज सेइंग मेरे से सीपीयू ले लें, ठीक है। आयो करने का, सिस कॉल करने का यही मतलब है ना, ये काम आप कर दें, मैं आगे नहीं जा रहा, ठीक हो गया। सो सीपीयू बर्स्ट जो है, बर्स्ट कहते हैं वो जैसा उसमें नहीं होता, वो कौन सी गन होती है, क्लैशनकोव होती है, कर जो करते हैं, दैट इज अ बर्स्ट, ठीक है। तो सीपीयू कितनी देर तक ये सीपीयू को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द सीपीयू बर्स्ट। तो आपके पास छोटे छोटे सीपीयू बर्स्ट हो सकते हैं किसी प्रोसेस में, कुछ प्रोसेस इस तरह के हो सकते हैं जिसके अंदर बड़े सीपीयू बर्स्ट होते हैं, ठीक है। मिसाल जो है, सिंपल एग्जांपल है कि इफ यू हैव अ जीयूआई, तो आपके जीयूआई के अंदर वो बंदा, आपका जो प्रोसेस चल रहा है, वो क्या करेगा कि डिस्प्ले दिस ऑन दी स्क्रीन। आपने माउस मूव किया, वो कहेगा चेंज द कलर ऑफ दिस बटन। ये सारी सिस्टम कॉल्स हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बात के बाद वो एक सिस्टम कॉल करेगा, वो कहेगा यूजर से इनपुट लो, यूजर ए प्रेस करेगा, जी प्रेस करेगा, ओ प्रेस करेगा। तो ये दरमियान में प्रोसेस क्या कर रहा है, आता है ए को प्रोसेस करता है, फिर कहता है सिस्टम कॉल अगला इनपुट लो, फिर आता है प्रोसेस करता है अगला इनपुट लो। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो छोटे छोटे सीपीयू बर्स्ट के बाद वो क्या करता है, दोबारा कंट्रोल गिव अप करता जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास जब शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट होते हैं बिटवीन डिफरेंट आईओ रिक्वेस्ट, ये आपके पास इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स जो होते हैं, क्योंकि यूजर के साथ इंटरेक्शन किसके थ्रू हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे बात करते हैं, सिस्टम कॉल के थ्रू। सिस्टम कॉल का मतलब है आई गिव अप माय सीपीयू एंड यू डू दिस थिंग फॉर मी, ठीक। दोबारा सुने, आपके पास जो इंटरैक्टिव प्रोसेसेस होते हैं वो आपके यूजर के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं बाय डेफिनेशन। जब यूजर के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आपके एज एन एप्लीकेशन और यूजर के दरमियान में है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे यूजर से इनपुट ला के दो, इंटरेक्शन करनी है ना अपने यूजर के साथ, यूजर को ये चीज दिखाओ या यूजर से ये इनपुट ला के दो, ठीक है। तो जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल की करते साथ ही आपने अपना सीपीयू का राइट जो है वो गिव अप कर दिया। तो इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स हैव शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट्स। ये बात समझ आ गई जी।
इसके अगेंस्ट आपके पास लेट से एक प्रोग्राम है जो कि लेट से फिबोनाची कैलकुलेट कर रहा है ऑफ 2000, ठीक है। फिबोनाची पढ़ लिया एल्गो में? अभी तक नहीं आया, चलो आ जाएगा। सो लेट से आप लोगों ने फिबोनाची जो है वो पढ़ लिया। वो जो फिबोनाची में दिमाग आपको मैंने चाटा था ना 19 का 18 और 17, वो अभी दोबारा आप लोगों का दिमाग खाया जाएगा। सो लेट्स से यू आर कंप्यूटिंग अ फिबोनाची, उसमें आपको पता है कि रिकर्सिव कॉल वेरिएबल्स को आप आगे पीछे कर रहे हैं, यू डोंट नीड अ सिस्टम कॉल। और फिबोनाची ऑफ 2000 इज अ वेरी लार्ज नंबर। सो बहुत देर तक आपको यूजर से कोई इनपुट नहीं चाहिए। आपने यूजर से कहा हाँ जी बताएं कौन से नंबर का फिबोनाची कैलकुलेट करना है, उसने कहा 200, एंटर। आपको जैसे ही 200 आया, अब उसके बाद आपको यूजर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यूजर आराम से बैठा रहे। मैंने बहुत सारी कॉल्स करनी है, मुझे लगेंगे कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे इसको कंप्यूट करने में। 2000 में तो शायद कई साल लगेंगे, लेकिन बहरहाल सो इट्स गोइंग टू टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम जस्ट फ्रॉम द सीपीयू। यहां तक बात सही है जी? तो आपके पास वो चीजें जो कि कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं, विच मीन्स कि यूजर से इंटरेक्शन उसके अंदर दरमियान में कुछ नहीं, आपने खुद कंप्यूटेशन करनी है, उनके सीपीयू बर्स्ट्स लार्ज होते हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। जब आपने यूजर से इंटरेक्शन करनी है, सिस्टम कॉल्स करेंगे। सिस्टम कॉल जैसे ही आप करेंगे, आपके छोटे छोटे सीपीयू के वो होंगे, यूजर कोई बात करेगा, फिर आप कोई बात करेंगे, फिर यूजर कोई बात करेगा, फिर आप कोई बात करेंगे, ठीक है। तो आपके पास छोटे सीपीयू बर्स्ट आएंगे। कंप्यूटेशनली इंटेंसिव काम अगर आपने करने हैं तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास इसके बर्स्ट बड़े होंगे, क्योंकि आपको दरमियान में न कोई सिस्टम कॉल करने की जरूरत है, न किसी आईओ की जरूरत है। आप कोई कंप्यूटेशन सिर्फ रैम और सीपीयू के रजिस्टर्स के जरिए से कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। सो ये आपके पास सिचुएशन बनती है कि आपके पास जितने टाइम तक आपको सीपीयू चाहिए, ये अब एक प्रोसेस हमने बनाई, ये एक प्रोसेस का टाइम लाइन है, ठीक है। इस शक्ल को जरा समझ जाएं, ये शक्ल अक्सर जगह पे इस्तेमाल होती है एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका प्रोसेस क्या कर रहा है। सो आपके प्रोसेस ने थोड़ी देर के लिए सीपीयू इस्तेमाल किया और उसने कोई आईओ किया। जैसे ही उसने आईओ किया तो अभी बहुत देर के लिए ये आईओ का वेट करेगा, ठीक है जी। आईओ खत्म होने का वेट करेगा ना, आईओ खत्म होने का भी वेट करेगा और फिर उसके बाद रेडी क्यू में अपनी बारी आने का भी वेट करेगा। फिर जब इसकी बारी आएगी तो ये दोबारा थोड़ा सा सीपीयू इस्तेमाल करेगा और फिर दोबारा आईओ करेगा, फिर सो जाएगा जाके। तो आपके पास इंटरैक्टिव प्रोसेसेस आते हैं, सीपीयू का थोड़ा सा टाइम इस्तेमाल करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक है। सो जाते हैं, मुराद ब्लॉक स्टेट में चले जाते हैं या फिर उसके बाद रेडी स्टेट में चले जाते हैं, सही है नहीं यहाँ तक। सो जो चीज़ें आपके पास इंटरैक्टिव होती हैं इनको हम कहते हैं आईओ बाउंड प्रोसेसेस। ये नाम पहले बताया था एक दफ़ा, अभी देख लें, अब ये जगह है इसकी। आईओ बाउंड प्रोसेसेस यानी कि ये आपके आईओ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इनके शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट होते हैं। ये वाले जो होते हैं इनको हम कहते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, क्योंकि ये ज्यादा सीपीयू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आईओ बाउंड वो ज्यादा आईओ करते हैं, सीपीयू थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट। सीपीयू बाउंड वो ज्यादा सीपीयू इस्तेमाल करते हैं, आईओ थोड़ा करते हैं, लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट, ठीक है। समझ आएगी बात की यहां तक, ठीक है। सर वो कंप्यूटेशनल टास्क को हमें शो करने के लिए वो सीपीयू वो इस तरीके से आएगा आपके पास कि फिर ये बहुत देर तक वो सीपीयू यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर दरमियान में एक छोटा सा आईओ किया, फिर दोबारा बड़ी देर तक सीपीयू यूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया। सो इंटरैक्टिव प्रोसेसेस के शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट होते हैं, कंप्यूट प्रोसेसेस के या सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस के लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट होते हैं, ठीक है। नीचे बना हुआ बना ये इस तरह से लिखा हुआ है कि लेट से आपके पास ये दो प्रोसेसेस चल रहे हैं और दोनों ने आईओ किया हुआ है, तो सीपीयू के पास कोई प्रोसेस भी नहीं है रन करने के लिए, तो इट्स आइडल। तो आइडल आपके पास, आइडल का मतलब ये होता है, सीपीयू आइडल का मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू हैव अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड प्रोसेस जो कि नॉप 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 करता रहता है, ठीक है। आइडल प्रोसेस ये होता है। विंडोज के अंदर आपको नजर भी आता है आइडल प्रोसेस हो रहा है, तो वो आइडल प्रोसेस इसी मकसद के लिए होता है कि व्हेन द सीपीयू हैज नथिंग टू डू यू टेल द सीपीयू टू डू नथिंग, ठीक है। तो नथिंग इज सेपरेट फ्रॉम नथिंग, ठीक है। ये नन और नन का फर्क है, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने करनी है प्रोसेस शेड्यूलिंग। मकसद हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग का क्या है, पहले इस गोल को समझ लें। वी वांट टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ सीपीयू एंड इंप्रूव थ्रूपुट को थोड़ी देर के लिए छोड़ें। हम लोग चाहिए चाहते हैं कि सीपीयू कम से कम फारिग रहे, ठीक है। अगर आप अन्य वहाँ चीज़ें उठा के सीपीयू को पकड़ाने लग जाएंगे तो आपका सीपीयू जो है वो अक्सर जगह पे ज़्यादा फारिग रहेगा। इसको भी थोड़ी देर में एग्जाम्पल में देखते हैं। तो हमारा मेजर मकसद क्या है कि सीपीयू बिजी रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। इंप्रूव थ्रूपुट, थ्रूपुट कहा जाता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटिंग देयर जॉब्स। किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में आप क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस अपना काम करके ख़त्म हो जाए, ठीक है। थ्रूपुट जनरल टर्मिनोलॉजी हर जगह पे इस्तेमाल होती है, शायद अकाउंटिंग में भी कहीं पे जाके देखें, अगर इन्वेंट्री वगैरह देखें तो
सो यू हैव ए पाइपलाइन, थ्रूपुट ये कहते हैं कि इसमें से कितनी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, ठीक है, थ्रूपुट, ठीक है, थ्रूपुट, तो इसको कहा जाता है थ्रूपुट। तो थ्रूपुट आपको ये बताता है कि कितनी चीज़ें आपकी पाइपलाइन में से थ्रू होकर पुट हो रही हैं, ठीक है जी। तो कितने प्रोसेसेस खत्म हो रहे हैं, दैट इज थ्रूपुट। हम क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस जल्द से जल्द खत्म हो, ठीक हो गया समझ गई, और सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे, ठीक है। कभी कभी इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, अगर आप ज़्यादा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो सीपीयू फारिग रहता है, उसको देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो जब भी आपका एक प्रोसेस आयो का इंतजार कर रहा है, यू वांट समबडी एल्स टू हैव द सीपीयू एंड रन, ठीक हो गया, यहाँ तक सही है, ओके। सो सिचुएशन आपके पास ये है कि अगर यही दो प्रोसेसेस हैं आपके पास, तो इतने पोर्शन में आपके पास सीपीयू आइडल है, क्यों? क्योंकि एक ने भी आयो किया हुआ है, दूसरे ने भी आयो किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी ऐसे तरीके से अरेंज कर देते कि ये आयो का ओवरलैप ना आता, तो सीपीयू आइडल ना रहता, ठीक है। वो कैसे तरीका उसको भी देखने, गोल समझ आ गया कि गोल हमारा क्या है, सीपीयू का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, थ्रूपुट को हमने इंक्रीज करना है, ओके। सो आपके पास, ये बात हम पहले कर चुके हैं, कुछ प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भाई उनको वैसी फारिग ना छोड़ें कि भाई तुम बस जितनी देर इस्तेमाल करना है, पूरा सीपीयू बस हम उनको अक्सर नहीं देते, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। हम क्या चाहते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको प्रीएम्प्ट करते हैं कि तुम अब सबर करो किसी और की बारी, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसेस सीपीयू जब मांगते हैं तो हम उनको कौन सी क्यू में रखते हैं, रेडी क्यू में। ये वही पुरानी बातें हैं जिसको हम यहाँ पे एक समराइज एक जगह पे लिख रहे हैं, ठीक है। सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। बहुत सारे रेडी क्यू में हो सकते हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट किया जाएगा। अगर सारे के सारे ब्लॉक स्टेट में पड़े हुए हैं तो फिर आपके पास सीपीयू के पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो आइडल प्रोसेस को रन करेगा, सीपीयू हम कहेंगे कि आइडल है, ठीक है। ओके, सो स्केड्यूलर का क्या मकसद है, स्केड्यूलर का ये मकसद है, ठीक है। स्केड्यूलर के दो काम होते हैं, उसमें से एक मकसद ये है कि यू हैव समथिंग इन द रेडी क्यू। यहाँ पे देखिए अब क्यू नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और ना क्यू बनी हुई है, देयर इज अ कलेक्शन, ठीक है, एनी कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस, और इसमें से हम किसी एक प्रोसेस को पिक करेंगे कि किसको हमने रनिंग में लेके जाना है। वी आर अस्यूमिंग सिंगल कोर सिंगल प्रोसेसर। इफ यू हैव मल्टीपल कोर्स मल्टीपल प्रोसेसर्स, तो देन ऑब्वियसली यू विल हैव अ डिफरेंट स्केड्यूलर फॉर ईच कोर, ठीक है जी। ये यूं करेंगे, स्केड्यूलर अलग अलग रन करेगा हर कोर के लिए, ठीक हो गया यहाँ तक। तो दो पोर्शन होते हैं आपके पास, एक होता है स्केड्यूलिंग का एल्गोरिदम, जो कि ये डिसाइड करता है, ये पॉलिसी होती है कि हु गेट्स टू रन करना किसको है। पहले आपने ये डिसाइड करना है कि किसकी बारी है, फिर दूसरा काम है कि उसको डिस्पैच करना, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट स्विच करके उसको सीपीयू के ऊपर बारी देना। ये काम हम पहले कर चुके हैं। ये मैकेनिज्म हम देख चुके हैं ना कि किस तरीके से आप वो करेंगे उसको, कि उसका कॉन्टेक्स्ट सेव करें और दूसरे का कॉन्टेक्स्ट लोड करें और उसके बाद उसको चलने दें। शेड्यूलर सिर्फ पॉलिसी को हैंडल जी, स्केड्यूलर के दो पोर्शंस हैं। एक कहते हैं जो कि डिसाइड करता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है जो कि ये डिसाइड करता है किसने रन होना है, और दूसरा डिस्पैचर होता है जो कि ये बताता है कि इसको एक्चुअली अब रन करवाना किस तरीके से है। तो डिस्पैचर का काम इस कॉन्टेक्स्ट स्विच जो कि हम पहले कर चुके हैं, ठीक। और एक है स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो कि ये डिसाइड करता है कि किसकी बारी है, जो कि हमने पहले स्किप किया था, अब उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो हम इस स्लाइड सेट के अंदर सिर्फ इसको देखना चाह रहे हैं कि भाई बारी किसकी आएगी। फिर उसके बाद जब बारी का फैसला हो गया तो फिर उसके बाद उसको बारी देना जो है वो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है, ओके। सो स्केड्यूलर को कॉल कब भिजवाई जाती है, ठीक है। ये अगेन जॉब इंटरव्यूज में बड़ा कॉमन ये सवाल है कि स्केड्यूलर को किस टाइम पे कॉल भिजवाई जाती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपके जहन में आ सकती हैं कि अगर आपके पास प्रीएम्पशन कर दिया आपने, तो अब आपने फैसला करना है अगली बारी किसको दें, ठीक है। अगर आपने प्रीएम्पशन कर दिया, आपने फैसला करना है कि भाई अभी अगली बारी किसको दें, क्योंकि एक को तो आपने प्रीएम्प्ट कर दिया है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि एक किसी प्रोसेस ने आयो किया है तो उसने सीपीयू फारिग छोड़ दिया, अब आपने दोबारा डिसाइड करना है किसको हम बारी दें। ये दो केसेस में तो आपको खामखा स्केड्यूलर कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम स्केड्यूलर कहेंगे ना तो हमारी मुराद होगी वो पॉलिसी वाला जो बंदा है। सर लेट्स से एक पाइप है ना, उसमें पानी आ रहा है, और से हम पानी डायरेक्ट पी रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसको बंद कर दिया, उधर तो पानी नहीं आएगा, तो ये तो नुकसान ही है। अभी इसको जरा इधर भी मिला है, पानी क्या चीज़ है इसमें? पानी मतलब एक प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इनपुट आ रहा है, हाँ, और इनपुट का मतलब ये कि वो आता है कि काम सेव करना है, जी जी, हम डायरेक्ट प्रोसेस करते हैं। हाँ। जब इनपुट ही नहीं आ रहा तो फिर मतलब क्या फायदा है हमें इसको ताकि प्रोसेस ऐड करें जब बाकी काम करें। हाँ, क्योंकि आपके पास बहुत, ठीक है। असल में आप ये कह रहे हैं कि उसको क्यों रोका गया, उसको क्यों निकाला? उसको इसलिए हम लोगों ने रोका है कि उसको आपने एक प्रोसेस को जब और प्रोसेस के पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आपने इसको क्यों रोक दिया, इसको चलने देते, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि और बहुत सारे रेडी क्यू में पड़े हुए हैं, उनके पास है करने के लिए। अगर सिर्फ दो प्रोसेसेस थे और कोई नहीं है तो देन यू प्रोबेबली वोंट प्रीएम्प्ट, ठीक है।
तो और आमतौर पे आपके पास प्रोसेसेस इतने लार्ज नंबर में होते हैं कि अक्सर प्रोसेसेस रेडी स्टेट में पड़े होते हैं, ठीक हो गया? ओके, सो एक चीज़ ये होगी कि इफ़ यू प्रीएम्प्ट यू वांट टू रन द स्केड्यूलर, इफ देयर इज एन आईओ या कोई सिस्टम कॉल होती है, उसके जवाब में आपका प्रोसेस अपना कंट्रोल गिव अप कर देता है, तो यू वांट टू रन द स्केड्यूलर, ठीक है जी? जब मैं स्केड्यूलर कहूँगा तो इससे ये पहला वाला पोर्शन आप बुला दोगे, ठीक है? डिस्पैचर हो चुकी बात, ऑल्दो कि स्केड्यूलर में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन हम डिस्पैचर की बात नहीं कर रहे, हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करें, ठीक है? ओके, तो ये दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पास कोई आईओ पूरा हो गया, ठीक है? ये जहन में आमतौर पे नहीं आती, ठीक है? अगर कोई आईओ पूरा होता है तो फिर भी आप स्केड्यूलर को रन करते हैं कि हो सकता है जो प्रोसेस आईओ पूरा करके अभी आया है वो बड़ा हाई प्रायोरिटी हो, तो नाउ यू हैव टू अगेन डिसाइड कि इसको बारी देनी है कि या जो चल रहा है उसको चलने दें। समझ रही बात की? आपने प्रीएम्पशन तो तब करते हैं जब टाइम पूरा होता है, ये आपने एक तीसरा नया काम किया है कि जब आईओ पूरा हुआ है तो आपने कहा आईओ पूरा होने के नतीजे में जो प्रोसेस आया अब मैं देखूं कि ये प्रोसेस को तो कहीं बारी देने की जरूरत नहीं है। वो किस केस में हो सकता है कि आपके पास बड़े हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस हो। पानी कहाँ आ रहा है? एक तो ये पानी वाली एग्जांपल मुझे नहीं समझ आ रही, मत बोले कोई और एग्जांपल सोचे, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं जा रही है, फिट नहीं हो रही, ठीक है? मे बी यू हैव, हाँ आपके जहन में कोई लिंक होगा दोनों का, वो लिंक मुझे नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए तो चलो कंप्यूटर साइंस ये इनपुट आ रहा है, ठीक है? जब इनपुट यस, सो यूजर से इनपुट मांगे, ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हो गया था, ठीक है? जैसे ये इनपुट यूजर ने एंटर प्रेस किया, नाउ यू वांट टू गो एंड चेक अगेन कि भाई वो इनपुट जो इसने मांगा था वो आ गया है, अगर ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो शुड आई गिव कंट्रोल बैक टू इट। तो ये शुड का जवाब कौन देगा? स्केड्यूलर देगा, तो स्केड्यूलर रन करेंगे। तो सवाल क्या है, स्केड्यूलर कब रन होगा? जब आप प्रीएम्पशन करते हैं, जब आप आईओ करते हैं, जब आईओ पूरा होता है, ठीक है? समझ आ गई बात? सब वो आ रहे हैं उसी तरफ आ रहे हैं। देखें, इन चीज़ों को अलग अलग रखें। पहले ये फैसला करना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये फैसला करेंगे कि हम कैसे करेंगे। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। शुरू में पहली स्लाइड में देखा था पॉलिसी एंड मैकेनिज्म, अभी हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद दरमियान में थोड़ी सी बात करेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है? एक सेकेंड, प्रीएम्पशन टाइमर की वजह से आप स्केड्यूलर नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और पोर्शन होता है जो कि ये काम करता है प्रीएम्पशन। तो प्रीएम्पशन वो करता है और स्केड्यूलर को कॉल आ जाती है, स्केड्यूलर आगे का काम करता है, फिर डिसीजन मेक करता है कि भाई किसको हमने बारी दी है। राइट, नहीं प्रीएम्पशन अगर ओएस करता है, ओएस को फिर क्वेश्चन करता है तो स्केड्यूलर का तो वही काम है। again you can chunk everything into OS, but you typically spread things into modules. स्केड्यूलर तो पार्ट नहीं है, हाँ, तो but there is another part which does this. Scheduler can do it, but it doesn't do it. So again, you can have dispatcher and scheduler in the same piece of code, but they're typically separate modules. कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है, there is a separate piece of code which does the preemption, just to make code more readable. Again, if you take this further, you will arrive at the monolithic kernel architecture. एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब कुछ करता है, कर सकता है, इट्स अ बैड आइडिया। स्प्लिट थिंग्स इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स, ठीक है? सो इट्स एन एकेडमिक डिस्कशन कि उस चीज़ का नाम क्या है जो ये काम करती है। देयर इज अ पीस ऑफ कोड दैट डज दिस, ठीक है? एंड इट्स नॉट कॉल्ड द स्केड्यूलर, राइट? सो करंट प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, ठीक है? ये किस केस में होगा? जब वो कोई सिस्कॉल करेगा, ठीक हो गया? करंट प्रोसेस टर्मिनेट्स, एक प्रोसेस खत्म हो गया तो भी आपने किसी और को बारी देनी है, ठीक है जी? इंटरप्ट कॉजेज द स्केड्यूलर टू मूव अ प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी। इतनी बड़ी कहानी की जगह पे अगर इसको प्रीएम्पशन लिख देते तो ज़्यादा बेहतर होता। सो प्रीएम्पशन के केस में, ठीक? और ये वाली जो चीज़ है आपके पास आईओ कंप्लीट होने के केस में, आईओ कंप्लीट हो गया, आपने कोई लॉक का इंतजार में बैठे हुए थे, लॉक आपको मिल गया, ठीक है? आप लॉक के इंतजार में बैठे हुए थे, अगर वो लॉक रिलीज किसी और ने किया, स्केड्यूलर दोबारा कॉल होगा, ठीक है? तो देखना स्केड्यूलर हर वक्त कॉल हो रहा होता है, ठीक है? ये चार बातें हर वक्त हो रही होंगी, हर वक्त स्केड्यूलर आपका कॉल हो रहा है। तो स्केड्यूलर नीड्स टू बी एक्सट्रीमली एफिशिएंट, ठीक है? ये एक्सट्रीमली जो है ये आप लोगों के दो प्रोसेस में जाके लगेगा, ठीक है? हम भी इसकी बात करेंगे और ये आपके एल्गो में भी जाके लगेगा। सर आईओ से मुराद वो यूजर वाला इनपुट, आईओ किसी और आईओ जब हम बोलते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, आईओ जब हम बोलते हैं, हम हमारी मुराद ये होती है कि एनीथिंग दैट यू वर वेटिंग फॉर, मिसाल के तौर पे लॉक्स, ठीक है? एनीथिंग दैट यू वर वेटिंग फॉर, ठीक है? तो आईओ हम जनरल बोल देते हैं, लेकिन मुराद ये होती है कि व्हाटएवर यू वर ब्लॉक इन द ब्लॉक स्टेट फॉर,
सर आईओ के अंदर इनपुट तो आता ही आता है तो आउटपुट भी आता है। जी, अगर आपने कहीं पे कहा कि स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ डिस्प्ले करो तो नॉर्मली जब तक वो डिस्प्ले हो नहीं जाती आप सो लो, क्योंकि अगर आपको नहीं सुलाया गया तो आप दूसरी चीज़ भी डिस्प्ले कर दोगे नॉर्मली होता है। ओके, सो आपके पास एक होता है प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलर जो कि प्रीएम्पशन करता है, जो कि हम अभी तक देखते आए हैं। कुछ स्केड्यूलर पुराने ज़माने में होते थे जो कि प्रीएम्पशन नहीं करते थे, वो भी हम पहले बात कर चुके हैं। प्रीएम्पशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आजकल सब जगह पे होती है। तो जो स्केड्यूलर प्रीएम्पशन के साथ काम करता है उसको प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलर कहते हैं, जो बगैर प्रीएम्पशन के काम करता है उसको नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलर कहते हैं। ठीक है, नो बिग डील। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव ये इस वजह से है क्योंकि आपका प्रोसेस जो है खुद कंट्रोल के वक्त करता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद यील्ड के जरिए से। पहले बात कर चुके, कोई खास ज़रूरी इसकी चीज़ नहीं है यहाँ पे। एक और स्केड्यूलर आपके पास होता है विच इज़ रन टू कंप्लीशन, जो कि बड़ा सुस्त किस्म का स्केड्यूलर है। वो कहता है एक को बारी दे दी बस वो पूरा काम खत्म करेगा, चाहे वो बीच में आयो करता है कि जो कुछ भी करता है, सोया पड़ा रहे, सीपीयू फारिग रहे, लेकिन बस ये काम अपना खत्म करेगा फिर हम कुछ और करेंगे। ठीक है, नो बडी यूजेज दिस। ये पुराने ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं होता कहीं पर। समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए आपके स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के गोल्स क्या हैं? इसमें से बहुत सारे गोल्स देखे हुए हैं, सारे के सारे बराबर नहीं हैं। जनरल ये देख लें, ठीक है, अगेन इनको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी बड़ी लिस्ट है इसको हमें याद करना पड़ेगा। सिर्फ एक नज़र देख लें कि इट हैज़ टू बी फेयर, सो सबको बराबर बारी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह सर तो हिला रहे हैं लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है हमेशा। ठीक है, फेयरनेस इज़ नॉट ऑलवेज गुड। ठीक है, और डिस्कशन में नहीं जा रहा, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। लेकिन इफ़ यू हैव अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंड यू हैव 10 लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस, अगर आपने हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को टाइम नहीं दिया तो आपका वो न्यूक्लियर रिएक्टर पहले सेमेस्टर वाला वो फिर फट सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपके जो प्रोसेसेस हैं उनको मैनेज करना इज हाईली टाइम क्रिटिकल। ठीक है, नैनो सेकंड्स के ऊपर उसको आपने मॉनिटर करना होता है, और यूजर को जो आपने चीज़ दिखानी है वो सेकंड्स में भी अगर होती है तो खैर है। ठीक है, वो प्रोसेस जो कि GUI ड्रॉ कर रहा है वो बेशक सेकंड के बाद डिस्प्ले कर दे, यूजर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं दोज हैव टू बी नैनो सेकंड एक्यूरेट। ठीक है, तो फेयर इज नॉट ऑलवेज राइट। प्लस हु फेयर टू हुम, डिफरेंट यूजर्स को, डिफरेंट प्रोसेसेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को, किसको फेयर? फेयर इज अ वेरी वेग वर्ड। ठीक है, तो फेयर, लेकिन बहरहाल इसलिए इसको हम कहते हैं इट हैज़ टू बी फेयर। किसी को पता नहीं फेयर का मतलब क्या। सो इट हैज़ टू बी एफिशिएंट, जल्दी करना है। ठीक है, खुद भी काम जल्दी करना है और CPU को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना है, ये बात पहले कर चुके हैं जी। इसको भी कह सकते हैं कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको पहले रन। अगेन फेयर कैन बी एनीथिंग, यू कैन कॉल एनीथिंग फेयर एज लॉन्ग एज यू हैव अ रैशनल बिहेवियर। सो थ्रूपुट इंक्रीज करना है। रिस्पॉन्स टाइम ये बात समझिए, रिस्पॉन्स टाइम जरूरी चीज़ है। रिस्पॉन्स टाइम इस चीज़ को कहा जाता है कि व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोसेस, ठीक है, बाय द टाइम you from the time you start the process to the time that the program produces some output to the user, that is called response time. response कितनी देर में आपका प्रोसेस प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम समझे तो जरा याद रहेगा। पहला रिस्पॉन्स स्टार्ट से किस वक्त तक आता है? ठीक है जी। सो आयो सो प्रोसेस स्टार्ट से फर्स्ट की गैस करेंगे, अंग्रेजी फोर्थ है आज। फर्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड योर रिस्पॉन्स टाइम। ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों ने लिनक्स और विंडोज़ दोनों इस्तेमाल किए हैं, सो इफ़ यू क्लिक ऑन फायरफॉक्स इन विंडोज़, ठीक है, इट इमीडिएटली डज समथिंग। ठीक है, मैं बड़ी रेयर जगहों पे विंडोज़ की तारीफ़ करता हूँ, तो भी तारीफ़ करने लगा तो सुन लेंगे, फिर कहेंगे विंडोज़ की तारीफ़ नहीं करता। सो इट इमीडिएटली डज समथिंग। ठीक है जी, इमीडिएटली आपको पता चलता है फायरफॉक्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद विंडोज सो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लो, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, यूबंटू में आपने फायरफॉक्स पे क्लिक किया, नो रिस्पॉन्स, आप कहते हैं शायद नहीं हुआ, यू क्लिक इट अगेन, नो रिस्पॉन्स, क्लिक क्लिक क्लिक, और टुक 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 करके सारे फायरफॉक्स खुल जाते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज लिनक्स की जो पॉलिसी है दैट सेज फायरफॉक्स को जल्दी ओपन करो, पूरे फायरफॉक्स को, चाहे इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम हो जाए। विंडोज़ की पॉलिसी है बाहर में गया यूज़र की वो जो काम उसने जो करना है, जल्दी उसको खुश करो कि हाँ जी फायरफॉक्स ओपन हो रहा है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स ओपन टू डिस्कशन, बट आई थिंक विंडोज़ पीपल हैव मेड द राइट डिसीजन टू प्रोड्यूस द फर्स्ट रिस्पॉन्स वेरी क्विकली। ठीक है, और लिनक्स की जो स्केड्यूलर है उसके अंदर ये बड़ा मसला है कि बिकॉज इट डजंट प्रायोरिटाइज रिस्पॉन्स टाइम, उसका जो स्केड्यूलर है वो रिस्पॉन्स टाइम की जगह इस बात को देखता है कि पूरा आपके पास फायरफॉक्स किस वक्त तैयार होगा। ठीक है, सो इन द एंड इट्स गुड फॉर द यूजर कि पूरा फायरफॉक्स जब आए, मैंने इस्तेमाल तो तब करना है ना, वो खाली उसके इस तरह ग्लो करने से मुझे क्या फायदा। बट
फ्रॉम अ साइकोलॉजी परस्पेक्टिव दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। तो लिनक्स और विंडोज़ के स्केड्यूलर्स के अंदर ये एक मेजर फर्क है जो कि आपको इफेक्ट भी करता है, ठीक है, समझ आ रही बात की। लिनक्स प्रायोरिटाइजेस कि आपका पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट, मतलब सब कुछ देने के बाद उसको कब वो मिलता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के काबिल कब होता है। एंड विंडोज़ प्रायोरिटाइजेस द फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, समझिए बात। मुझे तो आपको पता नहीं, वो तेज है। तेज़ है फायरफॉक्स, आखिर में वो तेज़ खोलता है नहीं, हर चीज में। हर चीज़, लेकिन वो जो इनिशियल आपको रिस्पॉन्स आता है ना, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ जी मेरी बात सुन ली है इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने, वो कम है। विंडोज़ का वो ज़्यादा है। विंडोज़ कहते हैं हाँ जी मैं ताबेदार, फिर सो जाता जाता है। लिनक्स आपको जवाब नहीं देता, काम जल्दी करके आ जाता है, लेकिन भाई मुझे तो हाँ करके जाओ ना, वो बच्चों को हम आवाज़ देते हैं ना, तो ये फलानी इधर आओ, और भाई जी तो कहो ना, मुझे तो पता चले कि तुम्हें आवाज़ आ गई है, कि मैं नहीं तो मैं किसी और को काम आने करूँ। एग्जैक्टली दैट्स द सेम थिंग जो कि फायरफॉक्स में होता है लिनक्स के केस में, कि इट्स वर्किंग वेरी फास्ट, बड़ी जल्दी आ जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो वो दो विंडोज़ ओपन कर देता है, ठीक है, समझिए बात की। ओके, सो रिस्पॉन्स टाइम, सो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में सर जी यूजर फ्रेंडली और विंडोज नहीं, मैंने यूज़र फ्रेंडली का लफ्ज़ नहीं बोला, मैंने यूज़र फ्रेंडली का लफ्ज़ नहीं बोला, मैंने कहा इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम विंडोज़ के स्केड्यूलर का कम है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट इट इज़ ऑल्सो ओपन टू डिस्कशन। लेकिन सर वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब यूजर को आप ज्यादा वो कर रहे हो सर्विस कर रहे No, I don't agree to that statement. So, just the initial response time of Windows scheduler is lower, which is probably a good thing. वो तारीफ मैंने नहीं की है, मेरे अल्फाज कोई सी जगह तक रखेंगे। ओके, एक तो ये इल्यूजन है ना कि आपको मतलब yes, again, so it's open to discussion, but we are not having that discussion here. Okay, so आप लोग आपस में एक दूसरे का सर तोड़ सकते हैं। सो इट हैज़ टू बी प्रिडिक्टेबल, सो यू कैन नॉट हैव रैंडम चीज़ें कि कभी स्केड्यूलर एक काम करे कभी दूसरा काम करे। इट शुड बी रिपीटेबल, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ओवरहेड कम होना चाहिए। जो स्केड्यूलर खुद है, ऐसा नहीं है कि स्केड्यूलर जो है तो 3 घंटे लगा रहा है। आप लोगों ने भी वो एल्गोरिथम पढ़ा नहीं है, बट देयर इज एन एल्गोरिथम कॉल्ड जेनेटिक एल्गोरिथम। सो हमारे यहाँ पे एक MS का एक प्रोजेक्ट था। So what you do with genetic algorithm is you run a piece of code for like 2 hours, और 2 घंटे के बाद वो आपको जाके बड़ा अच्छा जवाब देता है। इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन, जनरल बता रहा हूँ आप लोगों को। सो वो MS की जो स्टूडेंट थी, उन्होंने ये कहा कि जी हम जो स्केड्यूलर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको जेनेटिक एल्गोरिथम के जरिए से करेंगे। जब वो फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम इस तरीके से करेंगे। मैंने कहा जी जेनेटिक एल्गोरिथम जवाब प्रोड्यूस करने में कितनी देर लगाता है? सर 5 मिनट। मैंने कहा आपका स्केड्यूलर 1 सेकंड में कितनी दफ़ा रन होता है? तो पता नहीं, अंदाज़न बताएं। एक दफ़ा नहीं रन होता, 10 घंटे बाद रन होता है। कितनी दफ़ा रन होता है? तो सर बहुत दफ़ा रन होता है। मैंने कहा फिर आपका जेनेटिक एल्गोरिथम कैसे काम करेगा? बिकॉज जेनेटिक एल्गोरिथम पहला जवाब प्रोड्यूस करने में, दूसरा जवाब प्रोड्यूस करने में, हर जवाब प्रोड्यूस करने में टेक्स 5 मिनट्स। स्केड्यूलर के अंदर आप जेनेटिक एल्गोरिथम को नहीं फिट कर सकते। बात समझ आइए? सो वट एवर एल्गोरिथम यू कम अप विद फॉर जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैज़ टू बी फॉर scheduling, इट हैज़ टू बी एक्सट्रीमली फास्ट। ये बात समझ आ रही ना? अभी आपने देखा ना कि आप लोगों की असाइनमेंट में भी कि ज़रा सा आपने वैल्यू को इंक्रीज किया तो वो कुछ सेकंड्स की बात होती है। 1 सेकंड के अंदर सारे का सारा काम होता है, लेकिन उसके बीच में भी प्रीएम्पशन आती है। आयो हर वक्त हो रहा होता है, ठीक है। ये सारे के सारे काम जो है आपके पास हर वक्त हो रहे होते हैं। स्केड्यूलर 1 सेकंड के अंदर सेवरल टेंस ऑफ टाइम्स तो एटलीस्ट रन होता ही होता है, ठीक है जी। समझ रहे कि हंड्रेड्स ऑफ टाइम भी होता है, कभी थाउजेंड्स ऑफ टाइम भी हो सकता है। समझ आ रही बात की? तो इट हैज़ टू बी मिनिमम ओवरहेड। आपका जो एक्चुअल अपना कोड है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। ओके, सो यू ऑल्सो वॉन्ट टू होपफुली ट्राई टू कीप द डिवाइसेज बिजी, ठीक है। डिवाइसेज भी अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वो बिजी होनी चाहिए, बट दिस इज अ लो प्रायोरिटी टास्क। यू वॉन्ट टू अवॉइड स्टार्वेशन, ठीक है। स्टार्वेशन इस बात को कहा जाता है कि आपका कोई एक प्रोसेस है, लेट्स से लो प्रायोरिटी, आपका स्केड्यूलर की पॉलिसी ये है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को पहले बारी दी जाएगी। सो अगर आप हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को ही बारी देते रहते हैं और लो प्रायोरिटी वाले क्या हैं, वो सुतेले हैं आपके, उनको बारी नहीं आएंगी, ठीक है। तो वो पड़े रहेंगे। एक हाई प्रायोरिटी आया उसकी बारी, दूसरा आया उसकी बारी, तीसरा आया उसकी बारी। ये पाकिस्तान का नादरा का दफ्तर है, ठीक है। तो अगर आप हाई प्रायोरिटी, जो लोग नहीं गए नादरा के दफ्तर उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन उसमें ये होता है कि जो साइड से बंदा आता है ना, उसका पहले टोकन मिल जाता है और उसका काम पहले हो जाता है, ठीक है। और बाकी सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं, तो हम लोग वो लोग होते हैं। सो आपके पास मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त था, वो भी मेरी तरह था सा, तो वो नादरा में हो गया कहीं पे। तो पहले तो उसको मैंने कहा कि भाई तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। उसने कहा खैर क्या करें, नौकरी है, मजबूरी है। तो वो आई गेस यहाँ पे होता था, हैदराबाद में जो है। तो एक तो थोड़ा मेरी तरह क्रैक भी था, और फिर उसके बाद मेरी तरह उसको बात भी नहीं करनी आती।
तो जब इस तरह कोई साइड से कोई बंदे को लेके आते थे ना कि भाई ये बंदा ज़रा इसका काम पहले कर, ये बाकी सारे जानवर हैं, ये गधे, ये वैसे ही करो यार, आराम से तो बात करो ना, क्या होता है। तो वो बाकायदा इस तरीके से, तो ही वॉज अ कम्प्लीटली फेयर स्केड्यूलर। तो फिर उसको नादर से निकाल दिया। तो फिर उसके बाद उधर गया था, शायद नैब में हुआ था, नैब वालों ने कहा ये हरकत यहाँ पे आके करो, फिर नैब से भी उसको निकाल दिया। फिर आजकल वो बिज़नेस करता है, बिज़नेस में भी शायद यही करता हूँ। सो मैं क्या कह रहा था, राइट। सो स्टारवेशन, सो इफ़ यू हैव लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस और उनकी बारी नहीं आएगी तो दे आर सेट टू बी स्टार्व। ये किताबों में बड़ी अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है। आई एम नॉट श्योर ये कितनी सच है, लेकिन सिल्वर शॉर्ट्स की किताब में भी अक्सर लोगों पे हम भी सुनते आए हैं, तो आप लोगों को भी सुना देता हूँ क्योंकि एक ट्रेडिशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में कहानी सुनाई जाती है कि देयर वाज अ प्रोसेस। एक पुराने ज़माने में जब टाइम शेयरिंग के वो हुआ करते थे, तो एक प्रोसेस था जो कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस था। तो वो आया, उसको एक दफ़ा स्केड्यूल किया गया और उसके बाद वो प्रीएम्प्ट हो गया, उसने आयो वगैरह किया, वो चला गया अपने क्यू के अंदर चला गया, बैठा हुआ था। फिर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते रहे और रन होते रहे और आते रहे और रन होते रहे और आते रहे और रन होते रहे, ये इसी तरह, ठीक है, आते रहे और रन होते रहे। वो नहीं होता वो फिल्म में कागज़ जो है वो इस तरह पलट रहे हैं, पलट रहे हैं, पलट रहे हैं। सो जो बुक में लिखा हुआ है कि आफ्टर अबाउट 10 years when they were shutting down the machine, they found this process in that low priority queue जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था 10 साल से, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्टारवेशन, ठीक है। तो वो बेचारा भूख से मरा नहीं, फिर भी मरता तो नहीं है प्रोसेस, तो वहीं पे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो फिटे मुँह किस्म की कहानी है, इस पर इतना असर है। सो एनीवे, सर ये स्केड्यूलर भी सीपीयू पर लगा है, स्केड्यूलर एल्गोरिथम क्या होता है? स्केड्यूलर एल्गोरिथम वो भी सीपीयू के ऊपर एवरीथिंग रन्स ऑन द सीपीयू ऑब्वियसली। तो सर वो तो अगर 1 सेकंड में अपने का कितनी दफा रन होता है, फिर वो तो अपना खुद ही इतना टाइम लेता है जी, तो इतना तो हमारा वो प्रोसेस ही रन जी, तो ये सही है। बट वी डोंट हैव अ सोल्यूशन, वी हैव टू डू एवरीथिंग एल्स। सर ये चीज़ ऑटोमेटिक अभी आप आगे देख लेंगे, वो एल्गोरिथम्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट यू कैन नॉट डू देम ऑटोमेटिकली। प्लस एटॉमिक इंस्ट्रक्शन से वो वाला मसला तो नहीं हल होता। यू कैन हैव अ हार्डवेयर दैट डज इट, बट या वो छोटा सा हार्डवेयर नहीं होता, it's not feasible, it's too expensive, it's architecture की बहस है, but it's too expensive to do it, so you have to do it in software। अच्छा आगे आए, right, so you have to enforce priority and degrade gracefully। इस बात को देखें, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, प्रोग्रामिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज तक कभी नहीं आया, यहाँ पे आ गया। इसको कहा जाता है ग्रेसफुल, नहीं शायद कहीं पे मैंने बोला भी, मुझे याद पड़ रहा, ग्रेसफुल डेग्रेडेशन। सो ग्रेसफुल डेग्रेडेशन इज यू वांट टू अचीव दिस, इफ यू कैन नॉट अचीव दिस, थोड़ा गुजारा करके, इस तरह ना हो कि बिल्कुल जीरो पे आ जाए। सो इफ योर स्केड्यूलर कैन नॉट मेक द ऑप्टिमम डिसीजन, एटलीस्ट मेक अ डिसीजन दैट मेक्स सेंस। इस तरह ना हो कि बिल्कुल बेतुके काम शुरू कर दे, ठीक है जी। सो दैट इज कॉल्ड ग्रेसफुल डेग्रेडेशन, कि आपके पास जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस से जब डिग्रेड आप होते हैं तो ग्रेसफुली डिग्रेड हो, इस तरह ना हो कि गड़ास करके नीचे गिर जाए, ठीक है जी, सही। ग्रेसफुल डेग्रेडेशन इसको देखने हर जगह पे इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। ओके, सो अब हम देखते हैं कुछ थोड़े से एल्गोरिथम्स, ठीक है। बेसिक एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे, जो ज़हन में आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। कुछ लोग इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, वो देख लेंगे कौन सा सही है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज यू हैव अ रेडी क्यू, हूएवर कम्स फर्स्ट गोज इनटू द क्यू, और फीफो के जरिए से आप बाहर से एक प्रोसेस निकालते हैं और उसको बारी दे देते हैं, बस दैट्स इट। यू हैव अ क्यू, प्रोसेस कम्स इन, प्रोसेस गोज आउट, ठीक हो गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिंपल क्यू, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। जितने भी लोग वेटिंग में पड़े हुए हैं, जैसे ही वो रेडी होते हैं उनको उठा के यहाँ पे क्यू में पीछे बैक पे डाल दिया जाता है और उनमें से किसी एक को यहाँ पे बारी दी जाती है, हूएवर इज एट द फर्स्ट, ठीक है। दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर आप प्रीएम्प्शन नहीं करते तो अब ये प्रोसेस P0 को आपने बारी दे दी है, ये जब तक या तो खत्म नहीं हो जाता या फिर कोई इसे कॉल नहीं कर देता, तब तक ये रन होता रहेगा। नॉन प्रीएम्प्टिव का ये मतलब है, ठीक है। जब ये आयो करेगा या ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये हट जाएगा और किसी और की बारी आ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ तक बात सही है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसका मसला क्या है कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट वाली चीज आ गई, ठीक है, वो बैठा रहेगा। फिर बात को समझें, आपके पास दो प्रोसेसेस हैं, एक इंटरेक्टिव है जो कि यूजर से इनपुट वगैरह लेता है, ठीक है। दूसरा है जो कि सीपीयू बाउंड है, फिबोनाची कैलकुलेट कर रहा है वो, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो है उसने लेट्स से जीयूआई पे डिस्प्ले करना है प्रोग्रेस, कि कितना मैं कर चुका हूं काम, सही है। अगर आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किया
और आपने CPU बाउंड जो कि फिबोनाची कैलकुलेट कर रहा है उसको बारी दे दी, अब वही रन होगा जब तक कि वो अपना काम खत्म नहीं कर लेता। आयो वाला नहीं रन होगा, ठीक, वो रन होगा 3 घंटे तक। अब 3 घंटे तक यूजर को इंटरफेस के ऊपर कोई अपडेशन भी नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं नजर आएगी? अपडेशन करने वाला प्रोसेस रन होगा तो वो अपडेशन करेगा ना। बात समझ आ रही है? एक कोर है अगर आपके पास और वो प्रोसेस रन नहीं हो रहा है जिसने GUI की अपडेशन करनी है, आपका CPU बाउंड जो है वो लगा रहेगा और आपका ये वाला जो आयो वाला जो प्रोसेस है वो आयो कर नहीं सकेगा। जब वो आयो कर नहीं सकेगा तो यूजर को आउटपुट के ऊपर अपडेशन नजर नहीं आएगी। तो 3-4 घंटे तक यूजर को ये नहीं पता कि आपका प्रोसेस कितना चल चुका है, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, आगे 3 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे या नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। इस वजह से जो विंडोज़ की जो तकरीबन सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके अंदर मसला ये है, ये एल्गोरिदम वो नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उसके अंदर मसला ये है कि आपके पास अदर देन द इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम बाकी सारी की सारी जो GUI की अपडेशन है दैट इज एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है, स्लो, क्योंकि वो प्रायोरिटाइज उसको नहीं करता। सो जब वो उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा होता तो आपके पास जो अपडेशन है वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद विंडोज़ जो है वो वाइट आउट हो जाती है आजकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपडेट नहीं कर रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह लगता है कि जैसे ये अब कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो बीच में टाइम कंज्यूम भी होता है। होता है, लेकिन विंडोज़ का स्केड्यूलर इतना थका हुआ है कि वो इट मेक्स पुअर डिसीजन। इसमें नहीं है अभी तक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज नॉन प्रीएम्प्टिव, इसलिए इसमें टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। इट्स नॉन प्रीएम्प्टिव, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव, कि आपके पास प्रीएम्प्शन नहीं है, ठीक है जी। सो इट्स गोइंग टू कीप रनिंग अंटिल इट डज सम सिस्कॉल। ये अभी भी होता है? नहीं, ये सारे नहीं होते, ये सारे तो बता रहे हैं आपको, इसीलिए मैंने कहा कि स्केड्यूलिंग में पढ़ाते हैं हम आपको, तो ये सब पुरानी कहानी, पुराने ज़माने की बातें, ठीक है जी, जॉब इंटरव्यूज में पूछी जाती है। सही हो गया? सो फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है, ओके। दूसरा, लेट्स डू प्रीएम्पशन विद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर ही प्रीएम्पशन सिर्फ डाल दें तो नाउ इट्स कॉल्ड राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन किसको कहा जाता है? राउंड रॉबिन किसको कहा जाता है? सो एवरीबडी सिटिंग इन अ सर्कल, पहले तुम्हारी बारी, फिर 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 तुम्हारी बारी, राउंड रॉबिन, ठीक है जी। ये बच्चों को भी गेम होती है, रॉबिन रॉबिन कुछ, ठीक है। सो राउंड रॉबिन क्या होता है? इस प्रोसेस को हमने बारी दी फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, उसके बाद इसकी बारी, उसके बाद इसकी बारी, उसके बाद इसकी बारी, तो वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही है। लेकिन ये जो चीज़ है ये आप इधर आपने प्रीएम्पशन भी इंट्रोड्यूस कर दी। जब भी किसी चीज़ को प्रीएम्प्ट किया जाता है वो वापस रेडी क्यू में चला जाता है, ठीक है। ऊपर क्या था? आपके पास प्रीएम्पशन नहीं थी। जब प्रीएम्पशन नहीं थी तो वो सिर्फ कब अपनी बारी छोड़ेगा? जब वो सिस कॉल करेगा, ठीक है, आयो करेगा कोई, तो इसमें जो है ना हर एक प्रोसेस थोड़ी देर रन होगा, फिर रोक दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर रन होगा, फिर रोक दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड राउंड रॉबिन। सो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग इज एसेंशियली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विद प्रीएम्पशन, ठीक है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व खुद क्या है? उसके अंदर प्रीएम्पशन नहीं है। तकरीबन हर आपके पास जितने भी एल्गोरिदम्स आ गए सारों में ये है कि ये एल्गोरिदम विदाउट प्रीएम्पशन, ये एल्गोरिदम विद प्रीएम्पशन, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया बात, ठीक है, तो वो जो क्वांटम का होगा राइट। सो क्वांटम इज द टाइम स्लाइस जो कि आपने डिसाइड किया होता है कि कितनी देर तक हर प्रोसेस को बारी दी जाएगी। सो यू डिसाइड कि भाई 15 माइक्रोसेकंड्स के लिए हर प्रोसेस को हम बारी देंगे। सो दैट टाइम स्लॉट, दैट टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड अ क्वांटम। ये कोई फिक्स मेजरमेंट है? So each operating comes with its own quantum. So it depends on the operating system. ठीक है, क्वांटम आप खुद डिसाइड भी कर सकते हैं लिनक्स वगैरह में अगर आप ओपन सोर्स में, वरना ईच ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स विद इट्स ओन क्वांटम व्हिच इज टिपिकली वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। सो परफॉर्मेंस जो है वो आपकी डिपेंड करती है टाइम स्लाइस के ऊपर। सो इफ़ यू हैव अ वेरी लार्ज क्वांटम तो जाहिर बात है कि आप उसे वापस क्या बना देंगे? इफ योर क्वांटम इज वेरी लार्ज, योर राउंड रॉबिन टर्न्स इनटू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बन जाएगा ना। आपका इतना बड़ा टाइम क्वांटम है कि वो इस तरह ही जैसे आप प्रीएम्पशन नहीं कर रहे। और अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो स्केड्यूलर बहुत ज़्यादा दफ़ा रन होगा, तो ज़्यादा टाइम स्केड्यूलर ले लेगा और बहुत कम टाइम आपके पास एक्चुअल प्रोसेस को रन होगा। सो यू हैव टू बैलेंस इट आउट, ठीक है जी। सो एवरी प्रोसेस गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ द CPU। ये एडवांटेजेस में लिखा हुआ है, लेकिन पहले हमने बात की दैट्स नॉट नेसेसरीली अ गुड थिंग। हर प्रोसेस को बराबर बारी मिलना इज नॉट नेसेसरीली अ गुड थिंग। हो सकता है ये अच्छी बात नहीं है, किसी एक को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसी एक को कम टाइम देना चाहिए, ठीक है। इस वजह से राउंड रॉबिन अगेन सिर्फ जस्ट फॉर दिस वन रीजन इट्स नॉट अ वेरी गुड एल्गोरिथम, ठीक है जी। इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, इनफैक्ट इट्स सो इजी टू इम्प्लीमेंट दैट ट्रेडिशनली, मुझे नहीं पता अभी आप लोगों को करवाएंगे कि नहीं कराएंगे, लेकिन ट्रेडिशनली वी हैव स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट राउंड रॉबिन इन C कोड इन द लैब। OS की लैब में आप लोगों को करवाया जाता है, ठीक है। सो इट्स अ क्यू है, क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे दोबारा, OS में नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे शायद से,
वैसे इसी का एक कोड होगा जिसके अंदर आप कहेंगे कि ये राउंड रॉबिन। सो ये एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ये देखें, मैं भी सब जगह पे छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है, आगे जब आएंगे तो उसकी फिर बात करते हैं। ओके, सो डिसएडवांटेजेस अगेन, एवरी प्रोसेस इक्वल शेयर इज नॉट नेसेसरीली अ गुड थिंग। जो हाईली इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं आपके पास, उनको उतना ही टाइम मिलता है जितना सीपीयू बाउंड को मिलता है। तो सीपीयू बाउंड को तो सीपीयू ज़्यादा चाहिए, उसको आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रोक देते हैं, उसने तो बहुत बड़ा चंक उसको चाहिए था। आईओ बाउंड को तो थोड़ी देर के लिए सीपीयू चाहिए था, उसको मिलता है बस, ठीक है, वो उसको उसके लिए काफ़ी है। सीपीयू बाउंड को अगर आप उतने ही छोटे 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 चंक्स देंगे तो वो जो काम उसने 4 घंटे में करना था अब वो जाके 3 दिन में करेगा। बात समझ आ रही है ना? उसको इतना बड़ा टोटल टाइम चाहिए अपना काम खत्म करने के लिए, आप उसको इतने 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 छोटे छोटे पीस दे रहे हैं, और आईओ बाउंड को चाहिए इतने छोटे छोटे पीस थे जो कि उसको मिल रही है, ठीक है ना? ओके, तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम जो दे रहे हैं, ये एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज। अगेन एडवांटेज एम ही लिखा हुआ है, इट्स जनरली इन जनरल इट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। सो बट अगेन नोबडी डज दिस। तो अच्छा जी, एक और एल्गोरिथम, अगेन एल्गोरिथम्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये डिफरेंट तरीके हैं आपके पास, ठीक है। इन सारों को करके आखिर में खत्म कर लेंगे, कोई भी इसमें से इस्तेमाल नहीं होता आजकल, बट यू नीड टू नो दैट। सो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग, इसमें आप क्या करते हैं कि आप जॉब्स को सॉर्ट करते हैं कि पहली बारी किसकी आएगी जो कि जल्दी खत्म होने वाला है, उसको जल्दी बारी दो कि खत्म और निकले यहाँ से। बात समझ आई? जो कि आपका प्रोसेस जल्दी खत्म होने वाला है उसको पहले बारी दो ताकि अपनी बारी करे, अपना काम करे और निकले, हमारी क्यू न्यू से निकले बाहर, फारिग करे इन लोगों को, ठीक है। 10 लोग बैठे हुए हैं, जो लोग पंजाब में तो खैर ये ज़्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो रोटियों का रिवाज है। तो रोटी में जो बंदा एक रोटी लेने आता है उसको कहते हैं लो जाओ निकलो, रश मत बनाओ जाते हैं, वहाँ पर भी रोटी इसी तरह करते हैं। एक चपाती कौन लेके जाता है, उसकी क्या करेगा? लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कौन सा process- Yes, so how do we know which process is going to finish? उसकी तरफ आते हैं। So sort jobs by anticipated CPU burst time, इसको आगे CPU कितना चाहिए होगा, ठीक है, और schedule the shortest ones first, जो जल्दी खत्म करेंगे उनको पहले बारी दे दें, ठीक है जी। It optimizes the average response time, यहाँ पे average response time को देखने के क्या होता है। So this is the situation, आपके पास ये सारे के सारे processes हैं, ये अभी उस ऑर्डर में लिखे हुए हैं जिस ऑर्डर में ये आए हैं, जिस ऑर्डर में ये स्टार्ट हुए हैं, ठीक है जी। इनका जो एक्चुअल क्यू का ऑर्डर है वो ये है, आपके पास पहले 8 टाइम वाला आया, फिर 3 टाइम वाला आया, फिर 10 वाला आया, और 2 वाला है, और 2 वाला आया। अगर हम इनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करें, या यूँ कह लें कि राउंड रॉबिन अगर हम इनको करें, तो ये कितनी देर में खत्म हो जाएगा? 8 में, ठीक है। 8 यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद ये अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगा, ठीक। उस 8 यूनिट्स के बाद इस बी की बारी आएगी, ठीक है, वो कितना टाइम लेगा? 3। तो ये कितनी देर के बाद अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा? 11 यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद। समझ आ रही बात की कि क्या बना हुआ है यहाँ पे? यहाँ से स्केड्यूलिंग इधर से शुरू हो रही है, इस तरफ से, ठीक है। पहली बारी एक ही आई, उसने 8 यूनिट्स ऑफ टाइम लेके अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना हुआ? 8। ये बात समझ आई? अच्छे से समझ आई? ए आया, ए को पहली बारी मिली, ए ने 8 यूनिट्स ऑफ टाइम लिया, और 8 यूनिट्स ऑफ टाइम लेने के बाद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम, ए का रिस्पॉन्स टाइम इज 8, ठीक। इसके बाद बी को बारी मिली, 8 यूनिट्स ऑफ टाइम ऑलरेडी गुजर चुके हैं, बी ने 3 यूनिट्स ऑफ टाइम लिया, तो बी का टाइम कितना है? रिस्पॉन्स टाइम 11 टोटल है ना, लेकिन बी तो उस वक्त तक कुछ नहीं कर रहा था। जब आपने बी पे क्लिक किया और जिस वक्त बी ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, दोनों के दरमियान में जो टाइम है दैट इज 11। बी की बारी नहीं आई थी ना, बी का कसूर नहीं, हम ये नहीं कह रहे बी का कसूर है, बट दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज कि बी ने रिस्पॉन्स का प्रोड्यूस किया 11 यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद। उसके बाद सी की बारी आई, सी ने 10 लिए, तो सी का रिस्पॉन्स टाइम इज 21। फिर उसके बाद डी की बारी आई, डी अब देखें बेचारा सिर्फ 2 यूनिट्स ऑफ टाइम उसको चाहिए थे, ठीक है, वो 2 रोटियों के लिए इंतजार कर रहा था, और दूसरा जो है तो 50 रोटियां हॉस्टल के लिए लेके जा रहा है। ये रोज सुबह मेरे साथ होता है, मैं जाता हूँ तो वहाँ 50 रोटियां रखी होती हैं, कहते सबर करो। सो दिस प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 23 इवन दो इट itself took only 2 seconds, ठीक है। और ये आखिरी वाला जो है इसने भी 25 यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद, इसको सेकंड्स बोल देते हैं, 25 सेकंड्स के बाद इसने आउटपुट प्रोड्यूस किया, ठीक है। हाँ, उसको तो हम देखते ही नहीं है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, उसको तो देखते नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट डू दैट, वो बस सिर्फ अलग अलग शेड्यूलिंग करता है, वो नहीं देख सकता हम लोग, ठीक है। तो इन सारों को अगर आप सम करें और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 करें, तो आपके पास जो सम आ जाता है दैट इज 17.6, और टोटल रिस्पॉन्स टाइम जो आपके पास कैलकुलेट हुआ है इससे कितना हुआ है? 25, जो आखिर तक जो आपके पास सारे प्रोसेसेस जब हो गए, समझिए बाकी। सो इफ यू डू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या राउंड रॉबिन, तो आपके पास रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना आया, ठीक है। ये बात समझ लें, ये चीज़ अच्छे तरीके से देख लें। आमतौर पे आपके पास ये जीआरई मियारी स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं उसके अंदर ये सवाल आते हैं अक्सर, ठीक है, बेतुके सवाल हैं लेकिन बहरहाल आते हैं। कैसा सवाल है?
ये इस तरह दे देते हैं आपको, ये सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिथम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्योंकि इन सारों का 8 + 11 + 21 + 23 + 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 17.6। नहीं सर, इसका मतलब इसका क्या सेंस कर देखिए। क्योंकि आप ये कहें, आप मुझे ये बताएं कि डी ने कितनी देर में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया? 23 में। ई ने कितने में प्रोड्यूस किया? 25 में। इस तरीके से सारों का ले लें और डिवाइडेड बाय 5 टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, तो एवरेज हमारा रिस्पॉन्स कितनी देर में आया? 17.6 में। अगेन कसूर डी का नहीं है, ई और ई का कसूर नहीं है, लेकिन दैट इज हाउ मच टाइम दे टुक टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ आवर पुअर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। वी आर गोइंग टू फिक्स दैट, ठीक है, तो मेरी बात की। सो लेट्स डू शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई आपके पास पहले 2 को करो, फिर 2, 3, 8 और 10, इस ऑर्डर में इनको अब रखें। तो आपके पास ई जो है पहले रन होगा और कितनी देर में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगा? 2 में, क्योंकि उसको 2 यूनिट चाहिए थे, उसने 2 यूज कर लिए। फिर उसके बाद डी आया तो उसने 2 और लिए, दैट टुक 4। उसके बाद बी आया, उसने 7, 15 और 25, टोटल अभी भी 25 है। टोटल तो वही है ना, हर एक ने इंडिविजुअली जितना टाइम लेना था सारों को हमने सम करना है, टोटल अभी भी 25 है। लेकिन नाउ द मीन टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ड्रॉप्स टू 10.6, क्योंकि छोटे छोटे जल्दी करके खत्म हो रहे थे, तो उनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो, उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है कम हुआ, तो एवरेज हमारे पास कम होगी। बात समझ आइए? सो इट्स अ गुड एल्गोरिथम फॉर रिड्यूसिंग द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। सही है जी। द प्रॉब्लम इज हाउ डू यू प्रिडिक्ट बिफोर द प्रोग्राम हैज रन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रन। या आप लोग अगले सेमेस्टर में आप लोगों का ऑटोमेटा का कोर्स आएगा, दिस इज ए नॉन कंप्यूटेबल प्रॉब्लम। आप पहले से प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, देयर इज अ मैथमेटिकल गारंटी कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ लॉन्ग अ प्रोसेस विल टेक बिफोर इट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स। तो सर ये वाले एल्गोरिथम नहीं लगते। नो, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। बट सर ये कम कैसे हो गया? ये तो वही नंबर नहीं। देखें ना, 2 + 4 + 7 + 15 + 25, असल में ये जो शुरू में इसने 8 लिए थे ना, उस वक्त तक बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। इसने 2 करके अपने आप को उस क्यू में से निकाल दिया। उस मैथ में मैं नहीं जानना चाहता कि एवरेज क्यों कम हुई है, बट यू सॉर्ट देम इन दिस ऑर्डर। आप इसको लार्जेस्ट जॉब पहले करें, फिर देखें एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। शफल देम अराउंड और देखें कि एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट किस तरह कर रहे हैं? कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऑर्डर अगर आपको पता हो कि भाई इस ऑर्डर में मैंने चीज़ों को रन करना है, फिर कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये क्यों ड्रॉप हो रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैं नहीं जा रहा। फर्स्ट कम जिस ऑर्डर में भी आ गए, फर्स्ट सर्व, ठीक है। यहाँ तक से हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मैं बड़ा सारा क्लास लगा रहा हूँ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बेसिकली जो हम कह रहे हैं ना कि भाई इसको प्रिडिक्ट करो, एंटिसिपेटेड, ये एंटिसिपेटेड का एक तरीकाकार है, ठीक है जी। दिस एसेंशियली यू टेक एन एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ी एक्सपोनेंशियल एवरेज? ओके, सो अगेन, सो इट्स एन एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि ओवर टाइम आप लेते हैं। मैं नहीं कर रहा, ठीक है। द पॉइंट इज इट्स डिफिकल्ट टू कंप्यूट, इट्स इनएक्यूरेट, नोबडी डज इट, ठीक हो गया, समझ आएगी बात? ओके। शॉर्टेस्ट, इसमें एक बात है यहाँ पे कि इफ यू डू नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, इट्स कॉल्ड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। पूरी की पूरी जॉब ने जितना टाइम लेना है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू प्रीएम्प्ट इट, दैट्स कॉल्ड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अगर आपने प्रीएम्पशन बीच में लानी है तो अगला सीपीयू बर्स्ट कितना होगा? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। एसआरटीएफ और एसजेएफ, प्रीएम्पशन है तो एसआरटीएफ है, प्रीएम्पशन नहीं है तो एसजेएफ है, ठीक है। और ये शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये कहीं पे देख लें, मुझे नहीं आता, डजेंट मैटर। एक प्रीएम्पशन वाला, एक नॉन प्रीएम्पशन वाला, ठीक है। I'm not sure। इसमें जैसे लिखा होता है, एडवांटेजेस, जो शॉर्ट जॉब्स होती हैं वो जल्दी रन करते हैं, ठीक है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आपका कम होता है। डिसएडवांटेजेस, वी कैन नॉट डू इट। Everything is irrelevant if you cannot predict the next burst. Okay. Okay. Now, all of these assume all processes are equal, but that is not typically the case. Typically आपके पास क्या होता है? प्रायोरिटीज होती है, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, ठीक है जी। तो हम करते क्या हैं, सारी कहानी की कोई जरूरत नहीं है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग जो है आपके पास, वो ये बताती है आपको कि आपने किस प्रोसेस को कितनी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है जी। लिनक्स में कमांड होती है नाइस की, ठीक है, आप उसको लुकअप कर लें। नाइस की कमांड आपको ये बताती है कि आप प्रोसेस की प्रायोरिटी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन लोअर द प्रायोरिटी, यू कैन इंक्रीज द प्रायोरिटी,
यू कैन ओनली इंक्रीज द प्रायोरिटी इफ़ यू रन एज रूट, ठीक है, वरना हर प्रोसेस अपनी प्रायोरिटी कम कर सकता है, ठीक है कि नहीं? ओके, सो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग किस तरीके से काम करती है, वो आपको ये बताती है कि डिफरेंट प्रोसेसेस की प्रायोरिटी फ़र्क हो सकती है, ठीक है। फिर आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, किधर गया, सो उसको आप इम्प्लीमेंट इस तरीके से करते हैं कि अगर आप इस एक क्यू को देख लें तो आपके पास ये क्यू जो है ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस का है, ये क्यू आपके पास लो प्रायोरिटी प्रोसेस का है। ये एक तरीका है चीज को इंप्लीमेंट करने का। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस गो इनटू दी हाई प्रायोरिटी क्यू, लो प्रायोरिटी प्रोसेस गो इनटू दी लो प्रायोरिटी क्यू। जब आपने स्केड्यूलिंग करनी होती है तो आप आके देखते हैं कि अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस में कोई है तो उसको ले लो, वरना अगले लेवल पे जाओ, वहां कोई नहीं है तो अगले लेवल पे जाओ, वहां कोई नहीं है तो अगले लेवल पे जाओ। समझ रही बात की? सो यू हैव 5 क्यूज और 10 क्यूज प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर हायर प्रायोरिटी क्यू में कोई चीज पड़ी हुई है तो उसकी बारी आएगी, अगर वो नहीं है तो उससे लोअर वाले की बारी आएगी, ठीक है। सो दिस इज एन ईजी मेथड ऑफ इंप्लीमेंटिंग प्रायोरिटीज। सही हो गया? बात समझ आ गई? एंड यू कैन देन हैव प्रीएम्पशन इन दिस। सर ये आप प्रायोरिटीज को सॉर्ट कर रहे हैं ना डिफरेंट क्यूज में, तो वो प्रायोरिटी जो है हाई है लो, वो हमें पता नहीं चलता। वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सेट करता है, ये यूजर से मांगी जाती है। टिपिकली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ये कहता है कि भाई जो आपके पास सिस्टम के प्रोसेसेस हैं उनकी हाई प्रायोरिटी है, जो GUI ड्रॉ करने वाले हैं उनकी हाई प्रायोरिटी है, इस किस्म की चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करता है। यूजर नहीं सेट करता, इट्स अप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेट द प्रायोरिटीज एज वेल। तो टिपिकली होता ये है कि आपके पास जो सिस्टम के प्रोसेसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक है। यूजर के उनकी लो होती है, जो नेटवर्क के ऊपर भेज रहे होते हैं उनकी हाई होती है, इस किस्म की बात है। अगर यही वाली प्रायोरिटी हम लेके चलें तो इससे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विल मेंशन नहीं होगी। एसेंशियली दिस वन थिंग इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक जैसी प्रायोरिटी वाले आर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर दोनों की प्रायोरिटी 10-10-10 है तीनों की, तो देन इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन दैट प्रायोरिटी। लेकिन अगर एक लोअर प्रायोरिटी वाला आ गया तो दैट इज नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तुम बैठे रहो जब तक ये तीनों नहीं हो लेते, चाहे वो बाद में आया हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी फिक्स होगी हर एक टाइप ऑफ चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट शुरू में एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है। अगेन नाइस की कमांड है, उसके जरिए से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक सही हो गया जी? ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अगर हाई, वही जो अभी थोड़ी देर पहले 10 साल वाली कहानी सुनाई कि अगर आपके पास हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस आते जा रहे हैं तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस की कभी भी बारी नहीं आएगी। बात समझ आ गई? ये मसला समझ आता है ना जी? लो प्रायोरिटी की बारी कभी भी नहीं आएगी। इलाज उसका क्या है? इसको कहा जाता है प्रायोरिटी एजिंग। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आप ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस आपके पास क्यू में बैठे हुए हैं और वो उनकी बारी नहीं आ रही, उनकी प्रायोरिटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। लेट से 10 मिनट के बाद ये वाला प्रोसेस जो कि बड़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ है, ये वाला प्रोसेस जो कि बड़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको प्रोमोट कर दिया जाएगा इधर, ठीक है। फिर इसकी बारी नहीं आ रही तो 10 मिनट बाद इसको फर्दर ऊपर प्रोमोट कर दिया जाएगा। तो इवेंचुअली प्रोमोट होते होते ये ऊपर हाई प्रायोरिटी में पहुंच जाएगा और फिर इसकी बारी आ जाएगी। इसको कहा जाता है प्रायोरिटी एजिंग। जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे इसको बारी मिल जाती है इसकी प्रायोरिटी वापस फिर गया आखिर में। तो स्लो इसकी बारी बहुत देर में आएगी लेकिन आ जाएगी। इट विल नॉट स्टॉप, इट विल गेट सम एटलीस्ट टाइम टू रन। ठीक, समझ आ रही बात? ठीक है। सो इनको कहते हैं मल्टी लेवल क्यूज। डिफरेंट आपने लेवल्स बनाए होते हैं, हर लेवल का अपना क्यू होता है। पहले हाई प्रायोरिटी की बारी आती है, उसमें कुछ ना हो तो उससे लोअर प्रायोरिटी में। प्लस इसके अंदर स्टारवेशन का जो इशू है उसको हम रिजॉल्व करते हैं प्रायोरिटी एजिंग के जरिए से। ठीक है जी? सर अगर starvation resolve हो गई तो फिर मसला आपका ही क्यों है? जी इधर वो starvation का मसला हल कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अगेन ये आप लोग एल्गोरिथम में देखेंगे, इम्प्लीमेंटिंग दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट, इट्स इनएफिशिएंट। तो आप इसको करते किस तरीके से हैं? यू क्रिएट, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों पे क्रॉस लगा रहा हूँ, फजूल बातें सारी। सो इसको हम इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं? वी हैव व्हाट आर कॉल्ड प्रायोरिटी क्यूज विच आर एसेंशियली हीप्स। सो यू हैव all the processes sorted in a heap according to their priorities। ठीक है, आपके पास हीप के अंदर प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली वो चीज सेव की जाती है और आपके पास हीप में से मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली चीज को निकालना इज ऑर्डर 1। ठीक है, कांस्टेंट टाइम में होता है ना, ठीक है जी, हीट ऑफ 1 आपके पास कांस्टेंट टाइम में आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, लिहाजा इट बिकम्स वेरी एफिशिएंट। ठीक है, तो नॉर्मली जब ये इंप्लीमेंट की जाती है तो दे आर इंप्लीमेंटेड एज प्रायोरिटी क्यूज। करता कोई नहीं, मैं बताता हूँ अभी क्या क्या होता है इसके अंदर, आगे लिखी हुई है। यहाँ तक बात समझ आ गई थी?
ठीक है, तो देखें ये सारे एल्गोरिदम्स जो है ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यू जस्ट नीड टू नो दीज नेम्स बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू नो देम, ठीक है, नोबडी यूजेस देम एंड दे आर सो रूडिमेंट्री, ये इतनी बुनियादी बातें कर रहे हैं ना कि इफ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इन प्रोडक्शन दे डोंट वर्क। यू नीड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ आर्किटेक्चर स्केड्यूलर, बड़ा कोर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीस। तो आगे एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, इस स्लाइड के बाद से यहाँ पे एक दफ़ा काटा लगा रहा हूँ, इसके बाद से जितनी चीज़ें वो सारी की सारी कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, मेहरबानी करें अपना दिमाग ख़राब कर लेंगे अगर ये पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो, ठीक है, लिहाजा ये इंक्लूडेड नहीं है, स्लाइड्स मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू वांट टू रीड थ्रू देम, तो ये देख सकते हैं। सो आपके पास सोलारिस का स्केड्यूलर है जो कि बहुत अरसे से बहुत अच्छा स्केड्यूलर रहा है, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। विंडोज़ का स्केड्यूलर है, उसके अंदर आपके पास 2 किस्म की प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है, और देन यू हैव अ सेपरेट क्यू फॉर देम, इसलिए विंडोज़ इतना थका हुआ। लिनक्स का स्केड्यूलर जो है इनिशियली आपके पास 1.2 में राउंड रॉबिन था, ठीक है, दिस वाज लाइक स्टोन एज। 2.2 के अंदर फिर आपके पास क्लासेस और प्रायोरिटीज़ वगैरह थी। 2.4 में आपके पास एक स्केड्यूलर आया विच वाज ऑर्डर n, ठीक है, द लार्जर द नंबर ऑफ प्रोसेस, n इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है जी, इट वाज ऑर्डर n। फिर उसके बाद आपके पास 2.6 में एक स्केड्यूलर इंट्रोड्यूस किया गया था विच वाज कांस्टेंट टाइम, इट डजंट मैटर हाउ मेनी प्रोसेसेस यू हैव, इट रिट्रीव्स थिंग्स इन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, इट्स एक्सट्रीमली एफिशिएंट। एंड उसके बाद इसको ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई, यू डोंट हैव टू रीड, और ज़रूरी नहीं है इतना वो, लेकिन आपके पास 2.6.23 में विच इज़ फेयरली रिसेंट, they came up with what is called the completely fair scheduler. So it's one of the best schedulers in the market. It does very good decisions in terms of priority, और लिनक्स सर्वर्स वगैरह के ऊपर इतने जो वर्चुअल मशीन्स वगैरह ये सारी बदबला जो रन होती है इतने अच्छे एफिशिएंट तरीके से, वो इसीलिए क्योंकि आपका कंप्लीटली फेयर स्केड्यूलर जो है दैट वर्क्स रियली वेल। और ये मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए इतना बता रहा हूँ बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी एन एल्गोरिदम इन एल्गोरिदम्स विच इज़ कॉल्ड, अभी तक देखा तो नहीं है, रेड ब्लैक ट्रीज, राइट, सो यू विल सी दैट। तो वहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि सर बताएं नहीं बताएं, लेकिन बहरहाल आपके पास जो लिनक्स का कंप्लीटली फेयर स्केड्यूलर है दैट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ रेड ब्लैक ट्री, ठीक है, जो कि आप लोग एल्गो में देख लेंगे, और उसके अंदर इट्स अ बाइनरी ट्री एसेंशियली, आप देख सकते हैं, आपको शक्ल यहाँ पे नजर आ रही होगी, इट्स अ बाइनरी ट्री, इट्स अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। वो कैसे बैलेंस होता है वो एल्गो में देखेंगे, लेकिन इट्स अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, और इसके अंदर जो वैल्यूज होती है ना, नोड की जो वैल्यूज होती हैं, दोज आर प्रायोरिटीज, ठीक है जी। तो जब ये आपके साथ कहानी करते हैं तो आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली ऊपर आती है नहीं आती, एनीवे आई डोंट नो, सो यू कैन गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अगेन लॉग एन ऑफ टाइम, बड़ी तेजी से प्रायोरिटी निकल सकती है वगैरह वगैरह, इसके अंदर बहुत सारे, लेकिन जो एक्चुअल स्केड्यूलर है दैट वर्क्स इन कांस्टेंट टाइम। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप रेड ब्लैक ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बताओ कि एटलीस्ट इट्स यूज्ड समवेयर, ठीक है, समझ आएगी बात, ओके, सो दैट्स इट, दैट्स द होल ऑफ स्केड्यूलिंग। इससे ज़्यादा और चीज़ें स्केड्यूलिंग की उसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और एल्गोरिदम्स भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और जगह पे होते भी हैं, यू कैन जस्ट रीड थ्रू द बुक, उसके अंदर सिर्फ नाम वगैरह देख लें, जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं, पहले से बता रहा हूँ, जॉब इंटरव्यू में बैठे होंगे नहीं जी सर ने हमें नहीं पढ़ाया था, इसीलिए नहीं पढ़ाया बिकॉज नो बडी यूजेज देम, दे डोंट सर्व एनी पर्पस, बट यू डू नीड टू नो द नेम्स, ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे वो यहाँ पे बता दिए, और उसके अलावा बाकी जो है आप नाम सिर्फ देख लें जब आप कहीं पे उसके, ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो।